नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ जुड़े हैं अभिषेक पुंडीर। सीएम योगी आदित्यनाथ की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात गोरखपुर में होगी। इस मुलाकात पर सबकी निगाहें लगी हुई है क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि जब बीजेपी को तमाम राज्यों में सीटें कम मिली, हार का सामना करना पड़ा, तो उस हार की वजह बताया गया कि आरएसएस की नाराजगी थी। और इसी नाराजगी के बीच अब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात मोहन भागवत से होने वाली है, तो इस मुलाकात के मायने कई निकाले जा रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत मजबूती की बात कही जा रही है। देखिए, ये जो मोहन भागवत का दौरा था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रस्तावित था। गोरखपुर में उन्हें प्रवास के लिए आना था और तकरीबन ये 4 से 6 महीने पहले दौरा प्रस्तावित हो गया था। लेकिन इस दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ से मोहन भागवत की मुलाकात होगी, ये प्रस्तावित कहीं नहीं था। लेकिन 15 जून के दिन ऐसा पता चला, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई कि 3 बार मुलाकात होनी थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज जैसी हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मुलाकात हो चुकी है और वो मुलाकात एक बंद कमरे में हुई। 30 मिनट तक लगभग मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ अकेले एक बंद कमरे में रहे। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, वो बातचीत अब तक सामने नहीं आई है। ना ही आरएसएस की तरफ से, ना ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई सांदेशिक भाषा में उसका बताया गया कि क्या मुलाकात दोनों के बीच हुई है। लेकिन दोनों के बीच मुलाकात होना दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। दिल्ली के लिए बहुत सदमे वाली बात भी हो सकती है, हैरानी वाली बात भी हो सकती है। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के लिए मजबूती की बात भी ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। केशव प्रसाद मौर्य, बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगी कि आपने कहा कि दिल्ली के लिए ये बात ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या इसमें जेपी नड्डा का चुनाव के दौरान बयान हो सकता है कि आरएसएस की जो नाराजगी की खबरें आई कि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से आइडियोलॉजिकल बता दिया था, आरएसएस को बता दिया था कि बीजेपी अकेले चलती है, तो कहीं ना कहीं अगर आरएसएस कोई कदम उठाता है और योगी आदित्यनाथ के सहयोग से अगर वो कदम उठाया जाता है तो ये दिल्ली के लिए प्रभावी होगा, दिल्ली के बड़े नेताओं के लिए प्रभावी होगा। देखिए, जो जेपी नड्डा साहब का बयान आया था चुनाव के दौरान, मतलब इसको अदरवाइज ना लिया जाए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि जेपी नड्डा साहब खुद इस बयान को दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर इसमें शामिल थे, उनकी राय थी, उनका ऐसा कहना था, तो जाहिर सी बात है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना या उनकी शह के बिना ये बात नहीं कही होगी कि बीजेपी का जो परिवार है वो आरएसएस से बड़ा हो गया। और यही इसीलिए अहंकार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया मोहन भागवत की तरफ से। जो है 9 जून को शपथ ली गई, 10 जून को मोहन भागवत ने यह बात कही। फिर इंद्रेश कुमार आते हैं 12 तारीख में, 13 तारीख में उन्होंने घमंड शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि वो फिर बैकफुट पर चले गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है विकास कर रही है, ये कर रही है, ये भी कही गई कि मोहन भागवत ने ये कहा कि जो सेवक होता है वो अहंकार अगर दिखाने लगे तो सेवक नहीं रह जाता, उसका अहंकार टूट जाता है। आरएसएस की तरफ से बाकायदा इस बयान को क्लियर किया गया कि उनके बयान को एडिट करके दिखाया गया है, वो किसी सरकार को टारगेट कर ये बयान नहीं कह रहे थे। अब जैसे बीजेपी को हार मिली तो उनके बयान को तुरंत वायरल कर दिया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि वाकई में आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक बड़ी नाराजगी है और इसी नाराजगी का नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। अब मोहन भागवत इस बात को माने ना माने, बीजेपी माने या ना माने, 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं, 10 तारीख को मोहन भागवत का बयान आता है। सेवक कौन कहता है खुद को? नरेंद्र मोदी कहते हैं, अक्सर मंचों से कहते हैं, रैलियों में कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, और सेवक शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहा कि अहंकार आ गया है। तो आरएसएस कभी भी, क्योंकि आरएसएस के पास एक बहुत बड़ी टीम है जो उसका क्या बयान देना है, किसके साथ क्या बातचीत करनी है, किसके बयान को कैसे लेना है, वो पूरी टीम है। उसके बावजूद अगर मोहन भागवत ऐसा कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही कह रहे हैं। हालांकि सीधा जो टारगेट था, संदेश देने की कोशिश की गई थी नरेंद्र मोदी को ही, क्योंकि टिकट बंटवारे में आरएसएस का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा इस बार। यही कारण रहा कि इतने लोगों को हार का सामना करना पड़ा। शपथ ग्रहण में देखिए आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब आरएसएस की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी को ये नहीं करना चाहिए, महंत का, पंडितों का काम है, ये उन्हें करना चाहिए। तो मनमुटाव तो है, भले ही वो अब तक बाहर नहीं आया था, लेकिन कांग्रेस की तरह अब वो भी सड़क पर आ गया है। तो थोड़ी सी बात यहाँ योगी की मुलाकात की, आपने कहा कि क्या दिल्ली पर फर्क पड़ने वाला है। तो जो 29 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है, 62 से 33 पर आ गए। उससे भी बड़ी बात यह है कि
नरेंद्र मोदी के बाद 2029 का चुनाव आखिर किसके जो है नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो 2025 में 75 साल के हो जाएंगे, 29 तक आते आते वो 80 के करीब हो जाएंगे। उस दौरान उनके नेतृत्व में ये चुनाव, अगला चुनाव लड़ा जाए। और 5 साल बैसाखी की सरकार है, 2 बहुत बड़े जो है साथ ही साथ है। इन 5 सालों में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अगला चुनाव जिस तरीके की खबर है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आरएसएस अगला चुनाव लड़वाना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं सोचते। सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी है कि वो चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जो मौजूदा हैं अमित शाह, उनको और आगे बढ़ाया जाए। यही बात है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सीधा टकराव है। कहा खबरें तो ये भी आई थी, सूत्रों के हवाले से कहा गया, सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चली कि अमित शाह और जेपी नड्डा नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहें, उन्हें हटाया जाए, उनकी जगह किसी और को लाया जाए और योगी आदित्यनाथ को कोई और जिम्मेदारी दी जाए। ये तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं टकराव की ये तो पहले से ही है। जो जम्मू कश्मीर के फिलहाल जो है राज्यपाल है मनोज सिन्हा, वो आ गए थे, लखनऊ पहुंच गए थे, वो शपथ लेनी थी उन्हें। और मैंने तो यहां तक भी सुना है, कल मेरे साथ एक मेहमान थी, वो कह रही थी कि उस दौरान जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री का जो रूम होता है वहां नेम प्लेट लगवा दी थी केशव प्रसाद मौर्य की। जी। तो सिर्फ आरएसएस ही वो संगठन था, आरएसएस ही वो लोग थे, मोहन भागवत ही वो इंसान थे जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश का। और 2022 में फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब आरएसएस और योगी आदित्यनाथ, अब देखिए एक मिनट में आपकी लूंगा, एक पहलू और भी इस बात का है। जो 2024 का चुनाव हुआ और जिस तरीके से नजरअंदाज आरएसएस को किया गया, उसकी वजह से अब आरएसएस को भी लगने लगा है कि बीजेपी में तो उसकी पकड़ कमजोर हुई है, साथ ही संगठन में भी उसकी पकड़ कमजोर होने लगी है। और संगठन में अगर पकड़ कमजोर होती है तो फिर आरएसएस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हालांकि रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है उसके कार्यकर्ताओं का, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और योगी आदित्यनाथ के जरिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आरएसएस को फिर से मजबूती देने का काम करने की कोशिश मोहन भागवत कर रहे हो। बदले में आरएसएस सपोर्ट करेगा योगी आदित्यनाथ को, जिनके नेतृत्व में 2027 का, माफ कीजिएगा, सबसे पहले तो 2027 का चुनाव विधानसभा का लड़ा जाएगा। क्योंकि आंकड़े जो कह रहे हैं, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को वोट मिला है और 2019 के मुकाबले 9% वोट बीजेपी का घटा है, 50 से 41 पर आ गई है। 234 सीटें ऐसी हैं जिन पर बढ़त के साथ लोकसभा चुनाव जीता है। मतलब जैसे एक लोकसभा चुनाव सीट में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, तो इस हिसाब से 234 सीटों पर ये इंडिया गठबंधन आगे है। तो अगर यही स्थिति रही तो 27 में चुनाव हार सकती है बीजेपी। और फिलहाल मौजूदा वक्त में तैयारियां 27 की हैं, लोकसभा चुनाव की 29 की अभी बहुत दूर की बात है। शबनम, तो यानी कि अब योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से कहा जा रहा है कि बंद कमरे में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात 30 से 35 मिनट तक चली है और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। हालांकि किन मुद्दों पर चर्चा की गई, किन हालातों पर चर्चा की गई, क्या यूपी की हार पर मंथन किया गया या आरएसएस की नाराजगी पर मंथन किया गया, ये बात अभी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके की अभी खबरें आ रही हैं और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उससे हालात बता रहे हैं कि यूपी में जल्द कोई बड़ा बदलाव हो सकता है और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस को लेकर भी कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, जिसका प्रभाव सीधा सीधा दिल्ली की राजनीति यानी कि पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा पर भी पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में जल्द एक बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।